बट सर हमने तो देखा है प्रैक्टिस के अंदर, जो आप मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, कि बहुत सारे जो एक लॉट है लॉयर्स की, जिसमें यंग लॉयर ज़्यादातर होते हैं, एक हार्ड एंड फास्ट रूल रखा होता है कि ये मुकदमा हो जाएगी, ये मुकदमा नहीं होगी। फैक्ट्स तो शायद वो सुनना बॉदर भी नहीं करते। तो क्या ये चीज़ गलत की जा रही है, या कोई कहाँ पे गलती हो रही है? विशाल, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये तो आपने डिसाइड करना है अपने लिए कि आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है या आपने T20 खेलना है, आपने टेस्ट क्रिकेटर बनना है, वनडे क्रिकेटर बनना है, या आपने T20 का क्रिकेटर बनना है। फॉर इंस्टेंस आप फॉर द टाइम बीइंग ये बात कह के क्लाइंट तो मैच्योर कर लेंगे, और गॉड फॉरबिड और खुदा ना खास्ता अगर आपकी वो बेल खारिज हो जाए, तो एक बात याद रखिएगा, मेरे इस प्रोफेशन का, ये मेरी वकालत का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी का मुकदमा जीतते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको नया मुकदमा दे, लेकिन अगर आप किसी का मुकदमा अपनी इम्प्रोफेशनल और उसके बाद अपनी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से कंडक्ट करते हैं और वो हार जाते हैं, दैट क्लाइंट विल मेक श्योर कि आपके पास उसके जानने वालों में से कोई ना है। सो ये आपकी जो परसेप्शन है ये बहुत प्रिवेल करती है इस प्रोफेशन के अंदर। इसके अलावा भी आपके जो जजेस हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे इंटरैक्ट, दे सोशल गैदरिंग्स पे मुलाकात हो जाती है, उसके अलावा भी हो जाती है, डेली अपीयरेंसेस भी आपकी एग्जैक्टली। तो आपकी परसेप्शन बहुत मैटर करती है कि अगर जज को ये पता है ये ईमानदार है, इसने मेरा नाम नहीं बेचा, ईमानदारी से अपने केसेस करता है, तो हो सकता है आपके 40-60 के जो रिलीफ को वो 60-40 पे ले आए कि 60 आपका नहीं बनता, लेकिन आपको आपकी परसेप्शन की वजह, आपकी रेपुटेशन की वजह से कि आपको रिलीफ बन जाएगा। कई बार तो साहिल ढूंढ भी ऐसा वकील होता है, वेल रेप्यूटेड लॉयर, के उसके कोर्ट में अंदर जाने से ही बिल्कुल आर्ट ऑफ एडवोकेसी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप जो पुराने बड़े नाम हैं, जिसमें एजाज बटालवी साहब को देख लें, अफजाल सदीकी साहब को देख लें, और बहुत सारे नाम हैं, यानी प्रेजेंट लॉट के अंदर आप देख लें, आज़म ज़ीर तारड़ साहब को देख लें, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को देख लें, यानी उनकी रेपुटेशन एक ऐसी है कि प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। सो इस वजह से आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो मुकदमे कंडक्ट करने का आपका तरीक़ाकार है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मेरी तरह का कोई नकमा वकील अगर इधर से केस पकड़ उधर से पे और बनता है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैं से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमा लूँगा, लेकिन एक वक्त आएगा आई विल बिकम ऑब्सोलीट, रिडंडेंट, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कि मुकदमा लेते हुए आप इस बात को अच्छे तरीके से अप्लाई करें। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक बेल आई है, आफ्टर एस बेल, और आप समझते हैं कि सिंगल एक्यूज्ड है, फायर शॉट सर के ऊपर है, PFSA से रिपोर्ट उसकी लगी हुई है, साथ ऑकुलर अकाउंट मौजूद है, मेडिकल और ऑकुलर अकाउंट इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर है, डॉक्यूमेंट देखने से आपको अंदाज़ा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो आप फिर भी उसे कहें कि नहीं तुम्हारी बेल हो जाएगी, तो जब ना हो तो ही विल मेक श्योर आपके पास कोई केस ना है। लेकिन अगर आप उसको ये कहेंगे ना कि यार तुम्हारा अभी केस बनता नहीं है, ये बेल करेंगे तो तुम्हारे खिलाफ एक एडवर्स रिमार्क्स आ जाएंगे, जजमेंट नहीं मैं कहूँगा, एडवर्स रिमार्क्स आ जाएंगे जो कि इम्पैक्ट तो नहीं करना चाहिए ट्रायल कोर्ट को, बट करते हैं इम्पैक्ट। तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर है कि तुम अपील स्टेज पे मेरे पास आना, अभी तुम अपना ट्रायल का मुकदमा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से लड़ो। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन बन चुका हुआ है, जो कि बहुत गलत परसेप्शन है, कि चाहे आप मुद्दई के वकील हों, चाहे आप मुलज़म के वकील हों, सारा ज़ोर उनका बेल स्टेज पे होता है। और जैसे ही बेल ईदर वे वो अगर खारिज हो जाए तो वो मुद्दई का जोर टूट जाता है, और अगर उसकी कंफर्म हो जाए तो मुल्ज़म का जोर टूट जाता है। इस वजह से तो शायद ज़्यादा जोर लगा देते हैं कि अगर मिल गई तो प्रोसिक्यूशन हार गई, और अगर नहीं मिली तो फिर, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि असल फौजदारी वकालत, जिसको आप कहेंगे फौजदारी वकालत, वो ट्रायल है, और आप एपलेट स्टेज पे सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आपने ट्रायल की वकालत नहीं की हुई।
सो इस वजह से असल जो चीज़ है, असल फौजदारी वकील को खेलने का मौका, अपनी आर्ट ऑफ एडवोकेसी, अपनी स्किल्स, अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपना डिफेंस, अपनी प्रोसिक्यूशन, अपना केस जो साबित करना, जो स्टैब्लिश करना या उसको डिस्कार्ड करना या डिस्क्रेडिट करने का जो आपको अरेना मिलता है, दैट इज़ ट्रायल। बेल तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बहुत टेंटेटिव सी असेसमेंट्स हैं, बहुत सुपरफिशियली चीज़ों को देखा जाता है। सो इस वजह से अगर आपने अपने क्लाइंट को कहा है ना तुम्हारा ये केस नहीं बनता, तो एपलेट स्टेज पे बंदा आपको ज़रूर कंसिडर करेगा कि यार इस बंदे ने मुझे बड़ी जेन्युइन। आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने क्लाइंट को पहले ही बता दें कि तुम्हारी बेल बनती नहीं, डेफिनेटली जो हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग है उस क्लाइंट की शायद उतनी ना हो, तो वो ये शायद इस तरह का परसेप्शन ले ले कि शायद यार ये बंदा बेल हैंडल नहीं कर पा रहा है स्टेज पे, तो आगे जाके क्या करेगा? बिल्कुल भी नहीं। एक बात याद रखिएगा, फौजदारी वकालत के अंदर जो आपका साइल है ना बहुत समझदार है, और वो घाट घाट का पानी फिर के आपके पास आया होता है, और अगर आपने उसको जेन्युइन सही मशवरा दिया है। चलें एक एग्जांपल देते हैं। मेरे पास एक 302 का मुकदमा आया, मैंने उसे कह दिया कि ये बनेगी नहीं। आपके सवाल के मुताबिक ये है कि वो परसेप्शन लेगा कि ये हैंडल नहीं कर सकता हो, और मैंने उसे ये कहा था कि ये एपलेट स्टेज पे तुम देखना तुम्हारा केस बन जाएगा, नीचे अभी बेल का तुम्हारा केस नहीं है, या इसमें ट्रायल में ज़ोर मारो, ट्रायल में तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है, बेल का केस नहीं है। विशाल उधर से कहता सर कोई मसला ही नहीं है, आप देखें तो सही, मैं परखच्चे उड़ा के रख दूंगा दूसरे वकील के, और वो अपनी मुंह मांगी फीस लेके परखच्चे के उड़ाना, उसे भी पता होता है कि ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाना है, ख़राब हो जाना है, और वो काम ख़राब कर देता है। अच्छा, अब वो विशाल को तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कल को मुझे ज़रूर कंसिडर करेगा, क्योंकि फ़ौजदारी वकालत में गैलरी प्ले का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा ताल्लुक़ वज़ीराबाद से है। मेरे करियर के एक फ़ेज़ के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा लिटिगेशन की फीडिंग हुआ करती थी अपने एरिए से। ठीक। अच्छा, उसके बाद जब मैं बाहर पढ़ने चला गया और जब वापस आया तो वो लिंक जब टूट जाए तो उसको रीइस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। आई मस्ट टेल यू कि मुझे आप बहुत ज़्यादा फीडिंग केसेस की मेरी कोर्ट प्रेजेंटेशन पे होती है, क्योंकि मेरा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है और बहुत छोटा सा नाम है मेरा, लेकिन अदालत के अंदर जब भी जाना है वेल प्रिपेयर्ड जाना है, अपने क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स पे बड़ी ग्रिप होनी है, केस लॉ पूरा आपके पास होगा, फैक्ट्स के ऊपर कंट्रोल होगा, और जज साहब को अपने साथ साथ लेके चलना है, पेज नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 10, लाइन नंबर 10। जब आप जज साहब को इतनी फैसिलिटेशन करके दे रहे होते हैं, उनके लिए ईज़ पैदा कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उनको अपने साथ साथ लेके चल रहे हैं। सो बहुत सारे केसेस अब मुझे अदालतों में से मिल जाते हैं, बहुत सारे मुझे मिल जाते हैं। सो इस वजह से आपकी रेपुटेशन, आपका प्रोफेशनलिज्म मैटर्स अ लॉट। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे है, मेजॉरिटी जो है वो आपको भी पता है, एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट वो जो मेजॉरिटी है वो आपके सामने है, वो किस किस्म की प्रैक्टिसेस होती हैं। जो हमारे सवालों का मकसद ही ये है कि जो हम बेल पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारे यंग लॉयर्स हमें सुन रहे हैं, तो उनको पता चले कि जब जैसे आपने बताया कि एक बेल जब बनती नहीं है तो उसे फाइल करके अपनी साइल के लिए मसले पैदा ना करें। तो सर ये तो हमने बात की एक आफ्टर अरेस्ट बेल के ऊपर, आपने बताया कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी हमारा मेन फोकस होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपने बोला कि फर्दर इंक्वायरी जो है किसी जगह डिफाइंड नहीं है। सो हाउ वुड यू डिफाइन, एज पर योर एक्सपीरियंस, हाउ वुड यू डिफाइन अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी? अगर हमारा यंग लॉयर अगर कुछ देख रहा है और उसने एक पोस्ट अरेस्ट फाइल करनी है कल सुबह, तो ये वीडियो देख के उसे किस तरह समझ आए कि फर्दर इंक्वायरी उसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको FIR का पोस्टमार्टम करना आता हो। ठीक है। क्योंकि अगर बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल बता देता हूँ आपको, कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी आपको 406 की, कि आपने कंटेंट में एलेज किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन FIR के अंदर जो ऑफेंस इनकॉर्पोरेट किया गया या इन्वेसेज हुआ है, दैट इज़ 406। अब वो सुप्रीम कोर्ट तक की रमदे साहब की और खोसा साहब की जजमेंट्स हैं, उसके ऊपर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनता। सो ये एक बहुत बड़ी ग्राउंड है आपको बेल ग्रांट करने के लिए। फिर उसके अलावा अगर आप हर्ट के किसी ऑफेंस को देख लें, हर्ट के,
तो उसके अंदर आपने एलेज डंडा किया हुआ लेकिन वहाँ फायर आर्म है, और रिकवरी आपने डंडे की हुई है। सो इस तरह की बहुत सारी ग्राउंड्स केस टू केस आप एक्सट्रैक्ट करते हुए चले जाते हैं। सो जिस जहाँ से आपको FIR के कंटेंट्स और सेक्शन की डाइसेक्शन पोस्टमार्टम करना आता हो, फिर उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको बता दूं कि अगर मल्टीपल वर्जन का केस बन जाए कि एक वर्जन प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट अलेज कर रहा है FIR में, इन्वेस्टिगेशन में ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्जन आ गया हुआ है, सो वो एक आपकी ग्राउंड हो सकती है। सो फर्दर इंक्वायरी इज़ अ वेरी शेडी एरिया, वेरी शेडी एरिया, और ये वेरी करता है केस टू केस, और ये इवॉल्व करता है लाइक अ कैमेलियन कैरेक्टर। इसने अपना रंग बदलना है केस टू केस। ये 420 में किसी और तरीके से ऑपरेट करेगा, 376 में किसी और तरह करेगा, 302 में किसी और तरह करेगा। बट अगेन व्हेन यू मेक योर ग्राउंड्स यू आर इन अ पोजीशन टू मेक जी ये किस तरह फर्दर इंक्वायरी का केस। तो सिर्फ हमने कोर्ट में एडवोकेसी के दौरान सिर्फ ये नहीं बोलना कि ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, वी हैव टू टेक द जज स्टेप बाय स्टेप टू गाइड हिम कि वाकई में फर्दर इंक्वायरी इसमें ज़रूरी क्यों है और ये किस तरीके से केस फर्दर इंक्वायरी। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। एक FIR 4 साल का डिले है, वाई भाई, वाई? इफ़ यू वर एग्रीव 4 years बैक, वाई इट टुक यू सो लॉन्ग टू लॉन्च दिस FIR आफ्टर दैट डिले? दिस इज़ वेरी लीथल आर्ग्यूमेंट फॉर कंप्लेनेंट टू हैंडल कि भाई तुमने क्यों इतनी देर लगाई है। फिर उसके बाद और बहुत सारे इस तरह सिनेरियोज बन जाते हैं। सो अगेन ये केस टू केस डिपेंड करता है, और जो आपके बेसिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वही आपके आर्ग्यूमेंट्स फर्दर इंक्वायरी को शेप अप कर रहे होते हैं कि ये इस वजह से मुकदमा फर्दर इंक्वायरी का। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक एग्जांपल और भी दे देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग। मैंने अभी रिसेंटली एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लेंडिंग दो डिफरेंट चीज़ें, और दोनों के लिए डिफरेंट लेजिस्लेशन है। अच्छा, उसमें एक बंदा है, वो फॉर इंस्टेंस अली हैदर है, वो आके कहता है जी मैंने विशाल साहब को पेमेंट की है और इन्होंने इनको कहा कारोबार में इन्वेस्ट कर दें, और इनका और मेरा दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इन्होंने मुझे कहा है कि मुझे ये फिक्स्ड प्रॉफिट देंगे मंथली बेसिस के ऊपर। उन भाई साहब ने FIR करवा दी कि ये मनी लेंडिंग का काम करते हैं, और जब मैंने उस स्टैचूट को डाइसेक्ट करना शुरू किया तो वहाँ पे वर्ड इंटरेस्ट का था। ठीक है। अब अगर आप डिक्शनरी को देखें तो प्रॉफिट की कॉनोटेशन और है और इंटरेस्ट की कॉनोटेशन और है। सो इस वजह से इस तरह यू मेक आउट योर आर्ग्यूमेंट्स एंड ग्राउंड्स इन दैट, और ये अल्टीमेटली इट कंट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ऑफ फर्दर इंक्वायरी। सो जो चीज़ें अभी तक हमारी कन्वर्सेशन में सामने आई हैं, इट्स फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। आपको अपने फैक्ट्स के ऊपर पूरा अबूर होना चाहिए। अगेन एजाज बटालवी साहब की बात, एजाज बटालवी साहब बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल, और एजाज बटालवी साहब को नईम बुखारी साहब ने एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में कोट किया था और कहा था कि एजाज बटालवी साहब कहा करते थे, कंट्रोल द फैक्ट, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सो फौजदारी वकील को अपने फैक्ट्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा इस तरह होता है, आई हैव सीन वेरी सीनियर लॉयर्स, आई हैव सीन अ मिड करियर लेवल लॉयर्स लाइक मी, आई हैव सीन वेरी यंग लॉयर्स कि वो जज साहब ने कोई बात पूछी है और उन्हें वो फैक्ट ही मालूम नहीं है। अच्छा, उस स्टेज पे कोर्ट को और उस सवाल को हैंडल करना भी एक एडवोकेसी है कि आप किस तरह उससे बच के और उतनी देर में रिकॉल कर लेते हैं। और कई जजेस होते हैं दे गेट ऑफेंडेड कि भाई तुम्हें उसी वक्त पता होना चाहिए ये इस फैक्ट के बारे में। सो फैक्ट के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर आपकी स्टैट्यूट की डायसेक्शन जो है उसको भी आपने देखना है। मतलब इट्स नॉट लाइक वेरी कैजुअल थिंग कि आपने बेल पकड़ी और फ़ौरन सुबह फाइल कर दी। अगर सुबह भी फाइल करनी है तो उसकी रात की पूरी तैयारी है। मैंने आपको कहा है कि इट इज़ वेरी सिंपल येट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंप्लिसिटी क्या है, इट्स इजी मनी। यानी एक प्री रेस्ट बेल को, एक आफ्टर रेस्ट बेल को मैक्सिमम कितनी स्ट्रेच हो जाएगी, 1 महीना, इससे ज़्यादा क्या स्ट्रेच होनी है। नोटिस होता है, नोटिस होने के बाद दूसरा बंदा काउंसिल आके वकालतनामा देता है और उसके बाद केस राइप हो जाता है और आप आर्ग्यूमेंट कर देते हैं। बट इस प्रोसेस के दौरान अगर आपने उसे अच्छे तरीके से हैंडल ना किया तो यू आर वेल एक्सपोज कि ईदर आप उसको फॉर लाइफ मैच्योर कर लेंगे या उसको आप फॉर लाइफ अपने हाथ से जाने देंगे। और इसमें हाल ही इसके साथ भी जो आपका साइल है, जो आपका क्लाइंट है, देयर इज़ एन एप्रीहेंशन कि आप उसको बेचारे को जेल में लवा के ही सांस लेंगे।
सर इसके बारे में इसी से हमारे एक सवाल पैदा होता है कि जब आप प्री अरेस्ट बेल कंफर्मेशन स्टेज पे आपकी कंफर्म नहीं होती तो क्या आपके जो क्लाइंट हैं जो एक्यूज है उसको मौके पे अरेस्ट किया जाता है और फिर उसकी फ़ाइल जो पोस्ट अरेस्ट है वो कितनी देर बाद आप फाइल कर सकते हैं? अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। वकील का काम सिर्फ वकालत है, और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं ये किस तरह इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम है अल वकीलो। हमारे ईमान का हिस्सा है कि वॉट एवर वी डू इन दिस वर्ल्ड राइट और रॉन्ग ही नोज इट, उसको पता है। अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं या कोई जुल्म कर रहे हैं, किसी का हक खा रहे हैं या कोई जुर्म कर रहे हैं, ही नोज इट, लेकिन फिर भी क़यामत वाले दिन ही विल गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग। वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, राइट टू ऑडियंस देगा आपको, और उसके बाद अ जजमेंट विल पास कि जी आपको सज़ा देनी है, जज़ा करनी है, जो भी करना है। इसी तरह वकील का एक काम है अपने साइल की वकालत करना। वकील का काम ये हरगिज़ नहीं है कि अपने क्लाइंट को उठा के अदालत में लेके जाना है, अपने क्लाइंट को उठा के अदालत से बाहर लेके जाना है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जी कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि कोर्ट के अहाते के अंदर आपने अरेस्ट नहीं करना। देखें, जब आपने बेल आर्ग्यू कर दी आपका काम ख़त्म हो गया। अब जो काम है, फ़र्ज़ करें वो बेल खारिज हो गई है तो पुलिस अरेस्ट करती है, आपका क्या काम है कि आप जाके पुलिस के साथ लड़ें या पुलिस को कहेंगे जी आपने क्यों अरेस्ट किया आपने। हाँ, और याद रखिएगा कि जितने भी हीनियस ऑफेंसेस होती है उसमें पुलिस पूरी फील्डिंग लगा के बैठी होती है। 4-5 बंदे उन्होंने अदालत में भी रखे होते हैं, अदालत के बाहर भी रखे होते हैं। हाँ, जो पैटी ऑफेंसेस होते हैं उसमें वो इतने, या मुद्दई अगर सुस्त हो तो वो इतने एग्रीवेटेड नहीं होते, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप निकल गए तो आपने सुप्रीम कोर्ट जाके सब्जेक्ट टू लीव वो आपने फ़ाइल कर दी। बट अदरवाइज़ आपका काम रोस्टर के ऊपर है, आपका काम कागज़ों के साथ खेलना और जज साहब को कन्विंस करना है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं आप कर सकते, ये बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते कि जी आप पुलिस के साथ, अनफॉर्चुनेटली हम रोज़ अदालतों में देख रहे होते हैं कि कोई वकील साहब लड़ रहे हैं, कि पुलिस वाले के साथ, पुलिस वाले वकील साहब के साथ लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो इस वजह से वंस इफ़ योर बेल हैज़ बीन डिनाइड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन और आपको वो अरेस्ट करते हैं, तो फिर वो अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे फेज़ आ जाता है कि फिर अगर ये प्री अरेस्ट बेल थी तो उसका जुडिशल फिजिकल रिमांड लिया जाएगा। ठीक है, वो आपको भी पता है आइन के अंदर मौजूद है, विद इन 24 आवर्स उन्होंने प्रेजेंट करना होता है मजिस्ट्रेट को, और मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड दिया जा सकता है, एक्सक्लूडिंग पहले 24 घंटे। अगर उनको आप इंक्लूड कर देंगे तो ये तकरीबन कोई 15 दिन बन जाते हैं, और इन 15 दिन के अंदर वो पुलिस आपसे तफ्तीश करती है, और वंस दे आर डन विद यू तो अदालत फिर आपको जुडिशल रिमांड पे भेज देती है, जुडिशल कस्टडी में दे देती है। उसका मतलब ये होता है कि आपको पुलिस की कस्टडी से लेके जेल की कस्टडी में दे दिया जाता है, और जब वंस यू आर इन द कस्टडी ऑफ द जेल तो फिर आपके पास ट्रिगर हो जाता है कि अब आप उसकी आफ्टर अरेस्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में फ़ाइल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सब जब आप अरेस्ट हो जाते हैं, अगर आपने प्री अरेस्ट फाइल की है या नहीं की रिस्पेक्टिव ऑफ डैट, तो आपके जुडिशियल रिमांड होने तक आप पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल नहीं कर सकते। नहीं, आप फिर कंफ्यूज कर गए। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अरेस्ट से पहले प्री अरेस्ट है। हाँ, और वंस यू आर अरेस्टेड, प्री अरेस्ट फिनिश्ड। बिल्कुल ठीक है। देन यू हैव अ राइट फॉर आफ्टर अरेस्ट ओनली। ठीक है, क्योंकि जब अब आप अरेस्ट हो गए, अब आपका रिमांड लिया जाएगा, अदालत 3 दिन का दे, 4 दिन का दे, या पूरा 15 दिन का रिमांड कटवाए। जब तक आप जेल नहीं जाएंगे आप बेल नहीं फाइल कर सकते। बट इसके ऊपर भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें फ़र्क हैं। समटाइम्स आप रिमांड के दौरान भी बेल फाइल कर देते हैं। ठीक है, और जो प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है वो यही है कि वंस यू आर इन द जेल देन यू कैन फाइल द बेल।